आज मैं बहुत ही गरीब हूँ, अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा हूँ। अरे मेरा इकलौता बेटा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी भीख मांग के गुजारनी पड़ेगी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कितना अच्छा खासा मेरा ज़िंदगी था, लेकिन मेरे बेटे बहू ने मेरी ये दुर्दशा कर दी। जब मैं कभी भी अपने घर में अकेला महसूस करता था तो मेरे बेटे बहू हरदम ताने मारते थे कि अपनी पत्नी को मैं ही मार दिया। अब उन्हें कौन बताए कि उसकी तो तबीयत हरदम से खराब ही रहती थी। अरे हम जब अपनी पत्नी को नहीं डॉक्टर पास ले जा गए तो तुम भी तो कम से कम ले जाते। मेरे बेटे बहू थे, कम से कम पराये तो नहीं थे। परायों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने माँ बाप का तबीयत खराब देखकर। अरे मेरी तो बुढ़ी हड्डियाँ थी, कम से कम तुम तो ले जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी ज़िंदगी बुढ़ापे में किस प्रकार से कट रही है ये भी तुम दोनों को परवाह नहीं है, और मुझे घर से बाहर बेदखल कर दिए। वो भी उस समय जब मैं कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था अपनी पत्नी की याद में। मेरी पत्नी का तो तबीयत खराब रहा करता था, वो हरदम कहा करती थी कि हम तो अब भगवान के प्यारे हो जाएंगे, अपना ख्याल रखिएगा। तुम दोनों से भी वो प्रॉमिस ली थी कि अपने पिताजी का ख्याल रखना, लेकिन नहीं, यह तो तुम दोनों से नहीं हो पाया। अपनी ज़िंदगी जीने के चक्कर में उस बूढ़ी माँ को भी तुमने नहीं बख्शा और दवा दारू भी नहीं किया और सारा ब्लेम हमें डाल दिया। अरे कौन से बेटे बहू अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। बेचारी क्या मांगती थी, बस एक दो वक्त का खाना और कुछ सेवा पानी। सेवा नहीं होता था तो नहीं करती। जब नई नई बहू बनकर आई थी तो उनकी तो खूब सेवा की, 2 साल 3 साल तक। लेकिन जैसे ही सास ने अपनी बहू को सारी घर की तिजोरी, सारी हक की मालकिन बना दी, उसके बाद तुम्हारा बिहेवियर कैसे बदलने लगा बहू, यह तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब सास मालकिन थी तब ठीक था, लेकिन जैसे ही तुम मालकिन बनी अपने बूढ़े सास ससुर को औकात दिखाने लगी। अरे क्या औकात दिखाएगी, जिस माँ बाप का यह सारा धन अर्जा हुआ है, जिसके बेटे है, जिसका घर है, तुम उन्हीं को औकात दिखलाने चल रही हो। तुम्हारा भी तो वक्त आएगा, लेकिन तुम्हें कौन समझाए जाए। हम दोनों अकेले में कितने रोते थे, तड़पते थे, जब तुम हम दोनों को सूखी रोखी रोटी और दाल दे दिया करती थी और खुद अच्छे अच्छे पकवान खाया करती थी। लेकिन बहू, तुम्हें तो यह भी याद नहीं है कि तुम्हारी बेटी को तो पाल पोस कर तुम्हारी सास ने ही बड़ी की थी, हमारे ही गोदी में खेला करती थी तुम्हारी बेटी, लेकिन अपनी सास को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दी। अरे थोड़ा वक्त सिर्फ खाना भी अच्छा से दे देती तो वो और ज़िंदगी जी लेती। तुम्हें नहीं याद है कि तुम्हारे बच्चों को हम दोनों ने किस प्रकार से खिलाकर बड़ा किया है। आज न तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ने चले गए हैं, लेकिन कल के तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम देखना, तुम्हारी बेटी भी तुम्हें अपनी औकात दिखाएगी। यह सब तुम भूल कैसे सकते हो बेटे बहू। बस अपने ही मन में भीख मांगते हुए मुकेश जी सुन रहे थे और समझ रहे थे, अपने ख्यालों में डूबे हुए थे कि मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे हो गई मेरे बेटे के रहते हुए। अरे मेरा बेटा तो अपना था ना, वो तो अपना खून था, लेकिन अपने बाप को इस प्रकार से कैसे छोड़ सकता है, वह भी भीख मांगने के लिए। उसे पता है कि मेरे पिताजी की अब उम्र क्या हो गई है, वह कुछ भी काम अब नहीं कर सकते हैं। और तो और मुझे थोड़े पैसे भी नहीं दिए कि हाँ आप ये लीजिए, कुछ खा पी लीजिएगा। मुझे ऐसे ही घर से धक्के देकर निकाल दिया। मालती, अब तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं अकेले अब नहीं जी पा रहा हूँ, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो भगवान से रोज़ दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हारे पास मुझे भी भेज दे, लेकिन ऐसी जिंदगी ना जीने दे। मैं 2 सालों से इस प्रकार से भीख मांग कर जी रहा हूँ, लेकिन ना पेट भरता है ना तुम्हारी याद जाती है। तुम्हारी याद तो मुझे और भी सताए जा रही है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जब हम दोनों एक साथ थे तो कितनी अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी थी। मेरे बेटे को हमने तो पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, खुद हम अपने भूखे रह जाया करते थे। तुम्हें तो याद ही होगा मालती कि एक दिन तो हमारे बेटे ने छाता के लिए जिद कर दिया था। तब हम लोग के पास से 50 रुपये थे, उसमें ही हम लोग 30 रुपये का उसके लिए छाता ले दिए थे और खुद 20 रुपये उसके खाने में ही चल गया था। हम दोनों तो उस दिन
भूखे ही रह गए थे, सो गए थे, एक वक्त भी भोजन ढंग से नहीं खाए थे। फिर भी मेरे बेटे को वह बात याद नहीं है। हाँ, कैसे याद रहेगी, उसका तो बचपना था, छोटा था। और हर माँ बाप तो अपने बच्चे की जिद पूरी करते ही है, खुद अपने पूरी करे या ना करे। लेकिन अब उसे समझ में आएगा। लेकिन अब भी कहाँ, भगवान तो उसे सारा धन दे ही दिए है। यह सब तो हम दोनों की ही मेहरबानी है, क्योंकि जब वे छोटा था और हम अगर उसे पढ़ा लिखाते नहीं, अगर उसे उसी समय से खटवाते कि बेटा हम तो गरीब है, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, मेरे साथ तुम भी ठेला चलाओ और ये खिलौने बेचो, तो वे भी पढ़ नहीं पाता। लेकिन वह इस बात को भूल गया है, हम कितने मेहनत करके उसे पढ़ाते थे। और देखो आज हमें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए महसूस होता है, लगता है कि कहीं जाकर मैं गिर जाऊं। लेकिन मैं इतना भी कायर नहीं हूँ, भगवान भी नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरी बद्दुआ अपने बेटे बहू के साथ है, उसे भी ऐसा ही ज़िंदगी जीने पे मजबूर करे भगवान, तब उसे समझ में आएगा। उसका बेटा जब विदेश से पढ़ कर आएगा और बेटी आएगी, तब मैं भी उसकी ज़िंदगी को देखना चाहता हूँ। इसलिए अभी तक मैं जी रहा हूँ। उसे क्या पता है कि माँ बाप ने कितने अरमानों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, यहाँ तक कि घर भी बनाया, खुद मेरे ही पैसे से मेरा घर द्वार बना है। लेकिन आज मुझे बेदखल कर दिया है। तभी वहाँ पर एक और बुजुर्ग आदमी आ जाते हैं, जो मुकेश जी के दोस्त ही होते हैं। वह हरदम उनसे मिलने आते हैं। उनकी बहू की कथा कहानी सुनकर उन्हें रोते हुए देखकर बहुत समझाते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी झूठ मूठ के बर्बाद कर रहे हो अपनी बेटे बहू की याद में। अरे तुम्हारी बहू ऐसी निकल गई तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा अभी भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहू की बातों में आ जाता है। तुम अपनी बहू को कुछ ऐसा सबक सिखाओ कि जिससे वह सीख जाए और उसे भी इस प्रकार की ज़िंदगी गुजारना पड़े, तब जाकर तुम्हारी आंखों से आंसू हटेगा। वो मुकेश जी अपने दोस्त की बात नहीं मानते हैं। वह सोचते हैं कि हम तो दुख कर ही रहे हैं, मेरे बेटे बहू क्यों दुख झेले। लेकिन एक दिन मुकेश जी अपने दोस्त की बातों में आ जाते हैं और अपनी दोस्त का बात मान लेते हैं। मुकेश जी के दोस्त रवि एक वकील होते हैं। वह बताते हैं कि यह घर अभी भी तुम्हारे नाम पर है, तुम दोनों के नाम पर है, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। वकील साहब रवि वकील मुकेश जी के मदद करते हैं और उनके नाम के कागजात सारे निकलवाते हैं, पुलिस को लेकर जाते हैं। और जो इन मुकेश जी और मालती जी का जो घर होता है, वे अब खाली करने के लिए कहते हैं, अरे तुम दोनों ये घर खाली कर दो, यह घर इस आदमी का है। मुकेश जी को वहाँ पर कोई भी नहीं पहचान पाते हैं बेटे बहू, क्योंकि उनके दाढ़ी और बाल इतने बड़े हो गए थे कि उनकी चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। बेटे बहू कहे कि ये कौन भीख मंगे को हमारे घर के मालिक बता रहे हो, ये घर मेरा है, मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत से खड़ा किया है। पिताजी के बात सुनते ही रवि वकील बोले, पिताजी तुम्हारे पिताजी अब कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ। तो तुरंत उनका बेटा संतोष बोला, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यह घर अब तो हमारे नाम पर है, आप हमें घर से बेदखल नहीं कर सकते हैं। इस पर रवि वकील बोले, तुम्हारे पिताजी इस संसार को छोड़ चुके हैं, उसका कुछ प्रमाण पत्र दो, मृत्यु सर्टिफिकेट दिखाओ। इस पर बेटे बहू नहीं दिखा पाते हैं और वह कुछ बहाना बना देते हैं। उस पर वहीं पर खड़े मुकेश बहुत ही जोरों जोरों से रोने लगते हैं और कहते हैं, अरे नालायक, मुझे जिंदा में ही तुमने मरा हुआ घोषित कर दिया, मुझे दफना दिया, चलो मेरे घर से तुरंत निकलो, खाली करो यह घर, यह मेरा घर है और ये इस मालिक का घर है, तुम्हारे बाप का ही घर है। मैं हूँ मुकेश, तुम तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। अरे जो बेटा मुझे जीते जी मार दिया, मैं उसको अपने घर में कैसे शरण दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा और तुम्हारा नाता हरदम के लिए ख़त्म हो गया। मैं तो यह सोचकर 2 सालों से मटिया रहा था कि चलो कोई बात नहीं है, मेरे बेटे बहू घर में रह रहे हैं, क्या हुआ, मुझे बेदखल कर दिए तो। लेकिन तुम तो बेदखल नहीं, तुम दोनों तो मुझे इस दुनिया से ही उठा दिए। तुम दोनों को थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं है कि अपने जीते जी बाप को मरा हुआ घोषित कर रहे हो। कैसी ज़िंदगी है, तुम्हारी भी औलाद आएगी तब तुम लोग को ऐसा समझ में आएगा। मैं तो इतना ठेला में खिलौने बेच बेच कर ही इतना बड़ा घर खड़ा कर दिया, अब तुम्हारी
तुम्हारी बारी है, अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तुम भी घर खड़ा कर लो, अपनी ज़िंदगी खुद अपने से जियो, मेरी ज़िंदगी से पीछा छोड़ो। वहाँ पर संतोष अपने पिता मुकेश की सब बातों सुनकर हैरान हो जाता है कि अभी तक बूढ़ा जिंदा है, और उनकी बहू भी वहीं पर खड़ी होती है। दोनों मुकेश जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको घर से बेदखल नहीं करना चाहिए था, मैंने तो अपनी पत्नी की बातों में आकर आपको घर से बेदखल कर दिया, लेकिन आपके जाने के बाद मैं बहुत आपको ढूंढा। मगर मच के आंसू बहाते हुए संतोष बोले जा रहा था, लेकिन मुकेश इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। संतोष को तो गलती का पछतावा हो रहा था, क्योंकि उस समय गलती तो वह किया था कि अपनी ज़िंदगी से बेदखल जानबूझकर किया था कि मेरी पत्नी को हरदम इस बूढ़े की वजह से दिक्कत होती है। बुढ़िया भी थी तो ऐसे ही मेरी पत्नी हरदम हमें भड़काया करती थी कि ये बूढ़े बुढ़िया हरदम यहाँ वहाँ गंदा करते रहते हैं, और आप दोनों का खाना भी बढ़ जाता था। हम आप दोनों के चलते हम दोनों कहीं घूमने भी नहीं जाया करते थे, माँ हरदम टोक दिया करती थी, आप भी टोक दिया करते थे। इसलिए उस दिन भी जब माँ बीमार पड़ी थी तो हमें मना कर दी थी मेरी पत्नी दवा नहीं लाने के लिए। पिताजी मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था, और जब माँ चली गई उसका सारा ब्लेम आप पर डाल दिया गया कि कल के दिन आप मुझे गलत ना ठहराए, और अपनी पत्नी के याददाश्त में कि मैं ही अपनी पत्नी का जान ले लिया हूँ, मेरी वजह से वो भगवान के पास प्यारी हो गई, इस वजह से आप भी चल जाइएगा। लेकिन आप तो 2 वर्षों तक जिंदा है, वो भी भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे थे। मैं तो एक दिन आपको देखा भी था, लेकिन मैं फिर इस प्रकार की आपकी हालत देखकर मैं सोचा कि शायद आप कुछ दिन के ही मेहमान हैं, आप भी चल जाइएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप अभी तक जिंदा है पिताजी, इसलिए मैं अभी अभी मरा हुआ ही आपको इसलिए कह दिया, मैं जानबूझकर नहीं कहा हो। इतना सुनने के बाद ही मुकेश जी बहुत ही भड़क गए, लेकिन वह नॉर्मल होने वालों में से नहीं थे। अब वे संतोष जी के पिता नहीं थे, अब वे मुकेश थे जो अपनी खुद की ज़िंदगी अब जीना चाहते थे। तुरंत पुलिस के द्वारा कहकर घर खाली करवाने के लिए नोटिफिकेशन 7 दिनों के बाद दे दिए। अब क्या था, संतोष और उनकी पत्नी अपनी बातों पर अफसोस कर रहे थे, लेकिन जाते तो जहाँ। ऐसे तो संतोष के पास जॉब बहुत अच्छा था, लेकिन अभी तक कोई भी घर नहीं लिया था, इसलिए 7 दिनों के बाद ये मुकेश जी का घर खाली करके बेटे बहू तुरंत अपने दूसरे घर किराए में रहने लगे। यह बात विदेश में रह रहे पोते को नहीं पता था। मुकेश जी अब अपने घर में खुद अकेले ही रहते थे। वह तो कुछ दिनों के लिए उदास रहे, बहुत रोए गिड़गिड़ाए कि अपने बेटे बहू को ही मैं अपने घर से बेदखल कर दिया। लेकिन जब अपनी वे जिंदगी देखे कि मैं 2 सालों तक किस प्रकार से भीख मांग कर जी रहा हूँ, तो उनकी आंखों से खून की आंसू बहने लगे, और वे सोचे कि जब बेटे बहू को इस बुढ़ापे में मेरी कद्र नहीं हुई तो वे तो अभी जवान है, और वैसे भी बेटा संतोष तो अभी बहुत अच्छा खासा कमा रहा है, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है, और फिर से बड़ा बिल्डिंग अपना खड़ा कर लेगा। अब मुकेश जी अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे थे। वे 1-2 नौकर भी रख दिए थे, एक घर में खाना बनाने के लिए और एक घर के पूरा साफ सफाई के लिए। मुकेश जी को खाना पीना सब टाइम पर मिल जाता था, और जितने भी फ्लोर बाकी थे वे सब में किराएदार के रूप में किराया लगा दिए थे। उन्हीं पैसों से वे अपना जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन अब वे इनके जिनकी कुछ ही सालों की थी, इसलिए उनको तो एक निर्णय फैसला बहुत बड़ा लेना ही था। लेकिन इधर संतोष को भी खबर नहीं था कि मेरे पिताजी इस प्रकार का फैसला ले लेंगे, और वे इसलिए अपना घर भी नहीं बना रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मुकेश पापा कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे। इसलिए संतोष अपने पत्नी और अपने सारा सामान लेकर वो खुद ससुरारी पहुंच गया था। वहाँ पर उनकी पत्नी के सास ससुर अभी तक जिंदा थे, लेकिन उनकी एक ही बेटी थी, वे भी विदेश में ही पढ़ने गई थी, और वे भी शादी कर लिया था संतोष विदेश में ही पढ़ाई कर इसलिए उनको घर से बेदखल कोई भी नहीं किया था। मुकेश तो अपने बेटे की याद में कुछ दिन उदास रहे, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी अच्छी से चलने लगी थी। लेकिन इधर संतोष को नहीं पता था कि मुकेश जी इतने बड़े फैसला ले चुके हैं। मेरे पिताजी वह सारा घर वृद्धा आश्रम के नाम कर दिए थे, क्योंकि वह जानते थे कि मेरा बेटा अभी तक घर द्वार नहीं बना रहा है। उसे अभी भी आस है कि मेरे पिताजी के मर जाने के बाद आखिर में यह प्रॉपर्टी मेरी ही तो होगी, मैं ही तो इकलौता संतान हूँ, आखिर उसे क्यों ऐसे देंगे। भाई 2 बच्चा हो या 4 हो, सभी को आस रहता है अपने पिताजी के जमीन जायदाद पर, लेकिन पिताजी की किसी को फिक्र नहीं रहती है। अरे एक बच्चा था, क्या हुआ, एक बाप था, उसको बहुत अच्छे से जिंदगी काटने देते तो 2 वक्त की रोटी ही तो मांग रहे थे, लेकिन संतोष से ये सब नहीं हुआ।
वो अपने ससुराल में ही रह रहा था और अपना जॉब कर रहा था। ये है कि थोड़े बहुत पैसे बचा लिया करता था, लेकिन फिर भी विदेश में पढ़ रहे बेटे और बेटी ने उनके सारे पैसे उसी में खर्च हो जाया करते थे। अब वह ससुराली में रह रहा था, लेकिन जब यह बात ससुराल में बेटी के सास ससुर यानी कि बाप माँ को पता चला तो वे भी बहुत दुखी हुए। वे अपने दामाद को समझाए, अपनी बेटी को तो गलती का एहसास दिला ही दिए, लेकिन वह बोले कि बेटी, यह घर मेरा पहले से ही बिक गया है। मैं जब तक जिंदा हूँ यह घर तभी तक है, इसमें कभी भी आस मत लगा के बैठे रहना, क्योंकि जब मैं तुम्हारी शादी और पढ़ाई आ रहा था विदेश में, तब मैं ये घर गिरवी करवा दिया था। इसलिए इसमें मेरा ये घर जब तक हम दोनों जिंदा है तब तक रहेगा, उसके बाद जो भी ये घर खरीदा है उसी का हो जाएगा। जब यह बात संतोष जाना तो वह बहुत हैरान हो गया। अब उसे अपने पिताजी मुकेश जी के जमीन पर आस था, लेकिन एक दिन तो मुकेश जी का सचमुच अंतिम संस्कार हो ही गया। इस पर संतोष बेटा आया था उनका अंतिम संस्कार करने, लेकिन उन्हें साफ साफ मना कर दिया गया। उनका कोई भी संस्कार मेरे बेटे बहू नहीं करेंगे, साफ साफ पुलिस ने मना कर दिया, क्योंकि संतोष जी वृद्धाश्रम वालों को यह सारी रीति रिवाज करने को कहा गया है और जितने भी जमीन जायदाद उनके थे सब वृद्धाश्रम को चला गया है। यह बात जब संतोष जाना तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे पिताजी अंतिम संस्कार भी मुझे करने से मना कर दिए। घर तो कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम संस्कार में मुझे सचमुच बेटा के रूप से बेदखल कर दिए। वे मुझे जीते जी ही मार दिए थे। मुझे बेटा शब्द से ही उन्हें नफरत होने लगा था, इसलिए गलती तो मेरी ही थी ही। अब संतोष बहुत रो रहा था, लेकिन रोने से क्या फायदा। मुकेश जी अपने बेटे को उसकी औकात दिखला दिए कि बिन बेटा और बेटी के बिन संतान के भी बाप माँ का सब संस्कार हो सकता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको दिल को छू ली होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि कोई भी माँ बाप का बेटा इस प्रकार से गलती ना कर बैठे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में अगर चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।